अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल क्या बात की थी अब्बा जी? अच्छा है तो फैमिली में बड़ों बड़ों के मसले, लेकिन आप जवान बच्चे हैं, हिम्मत करेंगे तो शायद कहीं सुलह सफाई करवा पाएं। कुछ रिलेटिव ऐसे होंगे जिनसे कट ऑफ किया होगा, यानी कि हम नहीं मिलते उनसे, या अब्बू ने सारी जिंदगी उनसे बात नहीं की और इसलिए अब हम भी नहीं करते। तो एक है वैसे ही मुलाकात ना हो पाना, जैसे अगर कोई रिश्तेदार आपका जो है वो बलूचिस्तान में रहता है तो ये नहीं रिक्वायर्ड है कि आप हर दूसरे दिन बलूचिस्तान पहुंच जाएं, या कोई रिश्तेदार जो है वो कनाडा में रहता है तो आप कहें जी जो हमारा दीन जो है वो चाह रहा है कि हम मिलें आपस में, तो आप खाने के पैसे हैं नहीं और आप जो है वो कनाडा जा रहे हैं हर हफ्ते, तो ये नहीं हर किसी भी रिक्वायर्ड है। एक होता है मसरूफियत या अदर रीजंस की वजह से ना मिल पाना, और एक होता है ना मिलना, कट ऑफ करना। तो ये जो कट ऑफ करना है ना, ये नहीं है पसंदीदा। बुखारी 6077 सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए जायज नहीं कि अपने किसी भाई से 3 दिन से ज्यादा के लिए मुलाकात छोड़ दे। अच्छा आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन 3 दिन से ज्यादा के लिए मुलाकात छोड़ दे, मैं फिर बता रहा हूं, ये नहीं कि हर चौथे दिन उनके घर पहुंच जाए, जबरदस्ती नहीं है मिलना, बार बार जा जाके सब घर बैठ जाए चाय पी के आए। कट ऑफ नहीं करना। और कट ऑफ करना क्या है? जब जरूरत थी तो काम नहीं आए, सामना हो गया था बात ही नहीं की, मुंह बुला के उधर बैठा रहा, नजरें मिल भी गई तो इग्नोर कर दिया, खुशी थी उसमें शामिल नहीं हुए, कोई और फायदा पहुंचा सकते थे, फायदा नहीं पहुंचाया, ये कट ऑफ करना है। हाँ ऐसे लोग होते हैं फैमिली में जो फसाद ही मचाते हैं। अच्छा वो फसादी हमारे अब्बू अम्मी भी हो सकते हैं, हो सकता है वो जो किसी के पप्पू हैं वो आपकी अम्मी हैं, हो सकता है। तो कोई अगर ऐसे कैरेक्टर हैं तो ये नहीं रिक्वायर्ड है कि उनके साथ बार बार जा जाके ना करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस चलाएं उनके साथ। ये नहीं मकसद है कि अगर वो कहीं भी बैठते हैं तो जलील करना शुरू कर देते हैं तो आप उनको हर वक्त साथ साथ लेके फिरें। ये चीजें, जिन चीजों से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं उन चीजों में नहीं उतरने को कहा जा रहा, लेकिन कट ऑफ करना मना है। मुश्किल में काम नहीं आ रहे, कोई जरूरत थी नहीं पूरी कर रहे, खुशी थी नहीं शामिल हो रहे, गम था तसल्ली नहीं दे रहे, ये कट ऑफ करने से मना किया है। किसी शख्स के लिए जायज नहीं कि अपने किसी भाई से 3 दिन से ज्यादा के लिए मुलाकात छोड़ दे। इस तरह के जब दोनों का सामना हो जाए तो ये भी मुंह फेर ले और वो भी मुंह फेर ले, और उन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। तो अगर कहीं फैमिलीज में इस तरह से कट ऑफ हैं तो कोशिश करें कि मामले रिजॉल्व कराएं। अच्छा इस तरह के जो मामला होते हैं ना, जैसे ही हदीस मैंने सुनाई है, अब शैतान आपको ना एक बात कहेगा कि वो जो एक फजूल हराम रिलेशन था ना पुराना, तो वो तो तुमने अब हिदायत मिल गई तो कट ऑफ कर लिया, नहीं दोबारा मिलो और सलाम भी करो। ये इन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है। क्या मतलब? वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ नहीं, मैंने कल होमवर्क दिया था, नहीं हुआ, नहीं यार ऐसे नहीं है। स्प्रिंग 15, स्प्रिंग 15 मसले होंगे ना, नहीं हुआ तो कोई मसले तो होंगे। अच्छा करना था तो मसला होना था। स्प्रिंग 15 में मसला हो सकता है कि नॉर्मल लॉस ना कैलकुलेट हुआ हो, किसी को कोई मसला नहीं। स्प्रिंग 15 में किसी को कोई मसला नहीं। अरे जिनको नहीं है उनके बार बार नो करने से बाकियों के मसले थोड़ी रिजॉल्व हो जाएंगे, जिनको है वो बताएं जी। स्प्रिंग 15 में अच्छा बी ठीक है, जरूरत नहीं है, बस सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स का ही है, तो बस वही है। वो पार्ट सी के लिए निकाली हुई है, मैंने पार्ट सी मना किया था ना। पार्ट सी में एंट्रीज थी ना,
तो मैंने कहा था भी नहीं कराई आपको, वो उसके लिए निकाली हुई है, उसमें काम आना था उसने। स्प्रिंग 15 में नॉर्मल लॉस में किसी ने कुछ नहीं पूछना, आप क्या कहते नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? स्प्रिंग 15 देखते हैं ना पहले। अच्छा, स्प्रिंग 15 में चले, ये कैमरे के पार वाली कॉम भी है, तो स्प्रिंग 15 में हो सकता है नॉर्मल लॉस ना समझ आया हो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? 15,000। कितने परसेंट कंप्लीट था? 80% कंप्लीट। इनपुट कितने? 1,20,000। क्लोजिंग कितने? 17,000। कितने परसेंट कंप्लीट? 80% कंप्लीट। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 100%, क्योंकि इंस्पेक्शन होती है एंड पे, तो इंस्पेक्शन स्टेज 100% है। अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल, अच्छा इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने क्यों है? क्योंकि नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है। ये कहां लिखा है परसेंटेज ऑफ इनपुट? कुछ नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑफ इनपुट है। तो इनपुट के यूनिट तो आएंगे ही आएंगे। ओपनिंग वाले पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे कि इस महीने हुए, तो वो कर देंगे ऐड। क्लोजिंग वाले इंस्पेक्ट हो गए हैं, नहीं हुए, तो वो लेस हो जाएंगे। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स बने 1,18 और इस पे लगेगा 5%। और स्प्रिंग 15 में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। अच्छा, एक ना अभी बच्चे ने एक सवाल मुझसे पूछा था, उससे मुझे फिक्र हो गई है। आप लोग बेटा लेक्चर ना ध्यान से नोट किया करें। वो मैंने जो सवाल FIFO सॉल्व किया हुआ था, उस बच्चे ने उसमें वेटेड एवरेज की हेडिंग दी हुई है, तो आप लोग जब इतना ध्यान से नहीं नोट करेंगे ना तो चीजें मिक्स कर जाएंगे। FIFO वेटेड एवरेज डिफरेंट मेथड्स हैं, तो इसलिए जो सवाल सॉल्व कर रहा होता हूं जिस मेथड से, उस केयरफुली हेडिंग दिया करें उसकी। और ये चीजें आपको अगर कंफ्यूज कर रही हैं तो आप इनको ना बार बार दोहराएं, बार बार रिपीट करें। तो FIFO, ये सवाल FIFO था वेटेड एवरेज? ये FIFO था जी जनाब। स्प्रिंग 15 में और किसी ने कुछ नहीं पूछना? चलें ठीक है, कुछ नहीं पूछना। स्प्रिंग 16 के अंदर इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 50%। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5,000 कितने परसेंट कंप्लीट है? 40% है। इनपुट 20,000 है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6,000 है, जो कि 60% कंप्लीट है। अब इंस्पेक्शन स्टेज चूंकि 50% है, तो ये अब आके इंस्पेक्ट हुए, इसलिए 20,000 में ये 5 हो जाएंगे ऐड। ये इंस्पेक्ट हो चुके, इसलिए लेस नहीं होंगे ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स। और आप बताइए आपने क्या पूछना है? जी बेटे बोलो। क्वांटिटी स्केड्यूल में तो परसेंटेज का कोई काम नहीं है। हाँ, ये तो आपको पता है ना सवाल देख के। आप इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने के लिए कह रहे हैं कि क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हुए परसेंटेजेस का कोई काम नहीं है लिखने का। क्वांटिटी स्केड्यूल सिर्फ यूनिट्स की रिकंसिलेशन है। जी भाई, आप क्या पूछ रहे थे? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 5,000। इनपुट 20,000। क्लोजिंग 6,000। नॉर्मल लॉस 1,250। आउटपुट 18,000। इसको बैलेंस करके निकला है। ये आउटपुट है ना, ये 18,000 यूनिट्स आउटपुट है। ये ना समझ आई हो बात किसी को? ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी। प्रोसेस बी किस लिए? हम प्रोसेस ए का सवाल कर रहे हैं, तो ट्रांसफर टू प्रोसेस बी क्या है? जो प्रोसेस ए से निकला है, तो ये आउटपुट है। इसी तरह ये क्वेश्चन 12 में भी था, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस डिपार्टमेंट बी, मतलब आउटपुट है। स्प्रिंग 16 स्प्रिंग 15 डन। चले प्रोसेस 1 बहुत है, प्रोसेस 2। जी नहीं तो नहीं सही है। मैंने शुरू में ना बड़ी सी हेडिंग दी होगी फर्स्ट प्रोसेस, तो अब वो सारी बातें बस बहुत हो गई। अब मैं बढ़ा रहा हूं सब्सीक्वेंट प्रोसेस। और सब्सीक्वेंट प्रोसेस जो है ना, ये मुश्किल सा वर्ड है, जबान लुढ़क जाती है, तो मैं इसको अब सब्सीक्वेंट प्रोसेस की बजाय प्रोसेस 2 कह रहा हुआ करूंगा। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस 2 ही का सवाल होगा, हो सकता है प्रोसेस 42 का सवाल हो, लेकिन बस मैं सब्सीक्वेंट प्रोसेस पढ़ा रहा हूं तो मैं बस प्रोसेस 2 बोला करूंगा। अच्छा, प्रोसेस 1 और बाकी प्रोसेसेस में मेन फर्क क्या है? प्रोसेस 1 के जो प्रोसेस 1 का इनपुट है वो रॉ मटेरियल है, और उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके जो इनपुट्स हैं वो पिछले प्रोसेस के आउटपुट हैं। मैं ना कोशिश यही करता हूं कि जितना कुछ भी पढ़ा रहा हूं वो स्ट्रक्चर, क्योंकि खुद भी जब स्टूडेंट था तो मैं नोट्स में ना बहुत स्ट्रक्चर्ड बनाता था, तो इसीलिए मैं चीजों को केसेस में और इस तरह में बांटा होता है। तो इसको भी ना मैंने 3 केसेस में बांटा हुआ है। अच्छा, ये मैंने स्ट्रक्चर किए हैं, यानी ऐसा नहीं कि ये कोई
कुछ स्टैंडर्ड की किताब है जिसमें 3 केसेस बांटे हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर किए होते इस तरह। तो ये इस सब्सिक्वेंट प्रोसेस में जो सिखाने लगा हूं उसको मैं 3 केसेस में बांट रहा हूं। एक केस ये है कि नो फर्दर डायरेक्ट मटेरियल इज एडेड इन प्रोसेस। अच्छा, ये बात ओके है ना कि मैं प्रोसेस 2 कह रहा हूं, लेकिन असल में किसी भी सब्सिक्वेंट प्रोसेस का सवाल हो सकता है। तो एक केस बना लिया मैंने कि प्रोसेस 2 में यानी सब्सिक्वेंट प्रोसेस में कोई मजीद मटेरियल इन नहीं हो रहा। जैसे वो जो नगेट्स बन रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट था नगेट्स, उनका डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या है? चिकन भी है या सिर्फ चिकन ही है? जो उस पर कोटिंग थी वो भी है, उसमें वो जो मैदा होगा या और भी चीजें शामिल होंगी वो भी डायरेक्ट मटेरियल ही है, यानी एक से ज्यादा तरह के डायरेक्ट मटेरियल हैं। अच्छा, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर पहली मशीन में एंटर हो गए थे? नहीं, स्टार्ट से चिकन था, अब उस चिकन के प्रोसेस मुख्तलिफ गुजरते गुजरते बाद में फिर उसमें वो मैदा या मसाला ऐड हो रहा था। ये वो नहीं है, ये वो चीज नहीं है। इसकी मिसाल ले लेते हैं, चलें चिप्स बनाते हैं। तो प्रोसेस 1 में डाल लेते हैं जी आलू। अब इसमें जो आलू हो गए इनपुट और ये रॉ मटेरियल है, इसमें गए और इसमें इन्होंने छिलना है। तो छीलिंग डिपार्टमेंट क्या है? पीलिंग डिपार्टमेंट। फिर अब ये छिला हुआ आलू क्या अच्छा, अब ये छिला हुआ आलू जो है ना, ये अगले प्रोसेस में आया। तो छिले हुए आलू इस प्रोसेस में इनके कर लेते हैं टुकड़े टुकड़े। अच्छा जी, अब ये जो फिंगर्स बन गई इनको कर लेते हैं फ्राई। अब ये कटे हुए आलू आ गए। अब ये जो आलू के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो है आलू ही, उसके बाद मजीद इनमें कोई और मटेरियल नहीं डाला है। अच्छा, नमक भी नहीं डाला, फीके फीके आलू हैं। तो अब ये जो इन्होंने फ्राइड चिप्स बना लिए, फिंगर चिप्स, ये मेन फिनिश गुड है, इसको आगे फिर बेच दिया। तो इस पहले प्रोसेस में मटेरियल इन है, उसके बाद वही मटेरियल कट पट के बचता बचता ये यहां तक पहुंच रहा है, कोई मजीद मटेरियल नहीं ऐड हो रहा। यानी अगर इसको प्रोसेस 2 के हिसाब से देखें तो इसमें इनपुट क्या हुआ, जो पिछले प्रोसेस से छिले हुए आलू आए थे, अब वही आलू जो पहले रॉ मटेरियल थे छिलने के बाद यहां पर आ गए, इनमें कोई और तरह का गोभी भी ऐड हो गई है? नहीं, वो आलू ही है जो पहले सफर जिन्होंने शुरू किया है। अब ये आलू की जो है ना पूरी लाइफ, इस पहले प्रोसेस का जो इनपुट है वो रॉ मटेरियल है, उसके बाद वही रॉ मटेरियल बस मुख्तलिफ शक्लों में कन्वर्ट होता यहां तक पहुंच रहा है। इन बाकी के 2 प्रोसेसेस के अंदर सिर्फ कन्वर्जन ही हो रही है। ये है मेरी केस 1 से मुराद। कन्वर्जन नहीं, ऑयल जो है वो कोई डायरेक्ट मटेरियल थोड़ी, ऑयल का पार्ट थोड़ी बन रहा है, तो वो तो इनडायरेक्ट है, वो सब एफओएच है, कोई और मजीद इंग्रेडिएंट ऐड नहीं हो रहा। तो जो पहले प्रोसेस का डायरेक्ट मटेरियल इनपुट था वही है बस फिजिकल मटेरियल, और कोई मजीद मटेरियल ऐड नहीं हो रहा, वही मुख्तलिफ प्रोसेसेस से शक्लें बदल बदल के गुजर रहा है। तो ये है जो मैंने केस 1 बनाया। ये बात समझ आई या मिसाल बदलूं? नहीं, हाँ, अच्छा, हो सकता है प्रोसेस 3 में कुछ और ऐड हो रहा हो, तो फिर प्रोसेस 2 के हिसाब से ये केस 1 है। यानी जिस भी प्रोसेस का सवाल है उसमें मजीद कुछ ऐड नहीं हो रहा। हो सकता है यहां के मसाले ऐड होने हो, तो अब जब यहां के मसाले या और चीजें ऐड होनी हो तो फिर वो प्रोसेस 3 के हिसाब से ये वाला केस नहीं रहेगा, वो मैं केस 2 बनाऊंगा। तो जिस भी प्रोसेस के अंदर जो पिछले से आउटपुट इधर आया था उसमें मजीद कुछ फिजिकल ऐड नहीं हुआ, ये है केस 1 है जी। चलें इसको नोट कर लें।
क्या है? करना ये है, करके मैं सवाल के साथ दिखाता हूं, लेकिन बता ये रहा हूं कि सब कुछ वही है जो पहले कर रहे थे। सेम कैलकुलेशंस, सेम फॉर्मेट, सब वही है जो पहले सीखा है, सब कुछ वैसे ही है। जो पहले सीखा है ना प्रोसेस 1 के लिए, सब कुछ वैसे ही है। बस कुछ टर्म्स हैं जो अब डिफरेंट हैं, यानी कुछ नाम बदल जाएंगे, काम वही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका सारा कुछ वही है। वेटेड एवरेज, FIFO, इंस्पेक्शन, सब कुछ वही है। यानी प्रोसेस 1 का सवाल है कि प्रोसेस 2 के इस केस का सवाल है, एक जैसा सवाल होगा, सिर्फ एक दो नाम ऐसे बदलेंगे कि जैसे प्रोसेस 1 के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी होती थी, करंट डेटा के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट देता था ना मैं, अब उसकी जगह हुआ करेगी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1। अच्छा, जरूरी नहीं कि ट्रांसफर्ड इन का वर्ड हो सकता है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। तो वो जो पहले प्रोसेस 1 के सवालों में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी होती थी, उसकी जगह दी होगी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1। फिर इसके अलावा जो पहले इनपुट होता था वो क्या थे? डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स थे ना। अब इनपुट क्या होगा? अब जो पिछले आउटपुट है वो इसका इनपुट होगा। तो ये जो पिछले से यूनिट्स ट्रांसफर इन हो रहे हैं, ये इनपुट होगा। तो ये फर्क पड़ेगा कि जिसको पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहा करते थे, उसकी जगह अब कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1 होगा। जो पहले हम इनपुट डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स लेते थे, अब वो पिछले के आउटपुट हुआ करेंगे। बाकी बिल्कुल सवाल सब वैसे ही होगा। सवाल करके देखते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। सारे को नोट कर लें जो करना है, फिर सवाल लिखें। नोटेड? नहीं नोटेड? सवाल लिखे जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 होशोवास में कह रहा हूं 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। अच्छा, मैंने करना ही लगाऊं कि आपको ना पूरी पिक्चर समझा सकूं ना, तो इसलिए प्रोसेस 1 का सवाल सॉल्व करेंगे, फिर उसी को ही प्रोसेस 2 का फिर बनाएंगे, ताकि आपको पूरा एक ना ट्रेल पता चले। तो पहले प्रोसेस 1 का डेटा बता रहा हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। ओपनिंग लिखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स, और ये हैं 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट। इनकी कॉस्ट मटेरियल 50,000, 50,000 और कन्वर्जन 85,000, 85,000। ये हो गया ओपनिंग। करंट मंथ डाटा लिखें। करंट मंथ डाटा में आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट,
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, $480,000, 4,80,000, और ब्रैकेट में लिखें 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट कर लें 8,08,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,600 यूनिट्स, 3,600 यूनिट्स, 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। इंस्पेक्शन स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज 80%, 80%। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹10, ₹10। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5%, 5%। बस खामोशी है तो इनपुट नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद लिखें एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस है 670, 670 यूनिट्स। ठीक है, प्रोसेस 1 हो गया पूरा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स, सवाल चल रहा है आगे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर दिस मंथ। अब प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अच्छा, प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 2 का, हाँ मैं हर दफा ये खेलता हूं, बड़ा मजा आता है। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस 2 में कहां से पहुंच गया? प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगले ही लम्हे प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। आप आज की क्लास कॉस्ट कैफ की क्लास पढ़ के निकले, सुबह उठेंगे तो सीफैप में होंगे आप लोग। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी प्रोसेस 1 में ही है, प्रोसेस 2 में थोड़ी चला गया। तो प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस 1 का ही अगली दफा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा जी, प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखें जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1700, 1700 यूनिट्स, 1700 यूनिट्स। ये हैं 70%, 70%, 70% कंप्लीट। इनकी कॉस्ट लिखें। अच्छा, इनकी कॉस्ट में ना अब आप लिखना है P1 कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। P1 कॉस्ट जैसे पहले मटेरियल कॉस्ट लिखा था ना, उसकी जगह P1 कॉस्ट। तो P1 कॉस्ट लिखें इसकी 54,000, 54,000, और कन्वर्जन कॉस्ट 75,000। करंट मंथ डेटा लिखें, करंट मंथ डेटा। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 9,20,000, 920,000। कन्वर्जन कॉस्ट है 920,000, 9,20,000। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1,300 यूनिट्स, 1,300 यूनिट्स, 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट। इंस्पेक्शन स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज 60%, 60%। नॉर्मल लॉस
10%, 10% scrap value of defective units, scrap value of defective units 15 रुपए, 15। और आउटपुट 16547 16547 16,547 यूनिट्स 16547। इंस्पेक्शन स्टेज बता दी और क्लोजिंग भी हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन प्रोसेस 1 की भी और प्रोसेस 2 की भी यूजिंग पार्ट ए FIFO मेथड, पार्ट बी वेटेड एवरेज मेथड। एक कर देता हूं मैं, एक कर देंगे आप, मैं कौन सा कर दूं? हैं? हाँ एक मैं करूंगा ना, एक आपका होमवर्क है। FIFO कर दूं? मुश्किल कौन सा है? ऐप को मुश्किल? चलें आपको मैं कर देता हूं। अच्छा चले FIFO कर देता हूं, FIFO कर देता हूं। FIFO से कर रहा हूं फिर मैं, FCO से आपका होमवर्क है, बल्कि FIFO दोबारा करिएगा और फिर FCO करिएगा। प्रोसेस 1 भी करना है सॉल्व और प्रोसेस 2 भी करना है। तो प्रोसेस 1 FIFO से कर रहा हूं, ठीक है, हेडिंग ध्यान से देना, FIFO से कर रहा हूं मैं, FIFO पहले FIFO कर रहा हूं। प्रोसेस 1 क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2500 यूनिट्स, इनपुट 20,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नॉर्मल लॉस, इंस्पेक्शन स्टेज है ना, तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा, दो तरह से करके बता रहा हूं, जिनको तो मैं यहीं पर ही कुछ ब्रैकेट्स में कुछ हल निकाल लूंगा, वो समझ आया तो वो करना, वरना ये डब्बे शब्बे वाला हल, डब्बे बनाऊंगा मैं, वरना ये डब्बे वाला हल जिनको ना समझ आया तो वो उस पर जबरदस्ती ना फॉलो ना करना, अलग वर्किंग कर लें। दोनों तरीके बता रहा हूं, पहले मैं अलग वर्किंग करके दिखा रहा हूं। नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स में इनपुट तो आएंगे ही आएंगे 20,000, ओपनिंग वालों को शामिल करना है, कितने % कंप्लीट थे, और इंस्पेक्शन स्टेज है 80, तो हाँ ये अब आके इंस्पेक्ट हुए होंगे। क्लोजिंग कितने % है, और ये अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए इसलिए लेस हो जाएंगे 18,900। ये हो गए इंस्पेक्टेड यूनिट्स, और नॉर्मल लॉस है इनका 5%, 945। तो एक तो ये कि आप नॉर्मल लॉस के लिए अलग कैलकुलेशन करें और उसमें इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल के फिर नॉर्मल लॉस निकालें। अब जो काम करने लगा हूं जिनसे ये इजीली हैंडल हो वो करना, बाकी ना करना। क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हुए ही मैं यहीं पर ना इंस्पेक्टेड यूनिट्स बना लेता हूं, वो लाइनें लिखनी बच जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर ना समझ आया तो फिर इस पे जिद ना करना, ये अलग कर लेना। क्वांटिटी स्केड्यूल ही को मैं ना लाइनें थोड़ी ऊपर नीचे करूंगा। इनपुट तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में होता ही होता है। इस सवाल में ओपनिंग को शामिल करना है, हाँ इंस्पेक्ट हुए हैं, और क्लोजिंग अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए तो लेस करना है। यानी अगर हम इसका डब्बा बनाए ना तो ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स यही नजर आ गए। देखो ये 3 लाइनें तो लिखनी थी, मैंने इन्हीं को लेकर डब्बा बना के टोटल कर लिया, तो यही इंस्पेक्टेड आ गए। और इन्हीं का नॉर्मल लॉस ले लेते हैं 5%, 945। और आउटपुट मैंने नहीं बताया हुआ, लेकिन ये बताया कि एक्चुअल लॉस कितना है, तो एक्चुअल लॉस है इससे कम, यानी एबनॉर्मल गेन है कितना, ना एबनॉर्मल गेन 275, 670 एक्चुअल लॉस है ना, तो वो इससे कम हुआ है तो एबनॉर्मल गेन है, और यहां से निकल आएगा आउटपुट। तो क्वांटिटी स्केड्यूल है ना मल्टीपर्पज चीज है, कभी सवालों में आप इससे आउटपुट निकाल रहे हुआ करेंगे, कभी कोई और मिसिंग फिगर निकल रही होगी। 18230 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल कन्वर्जन FIFO है, तो फिर ओपनिंग की लाइन आएगी अलग। ओपनिंग है 2500, इन पे काम हो चुका था 60, तो कन्वर्जन में आएगा 40,000। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड
आउटपुट में से ओपनिंग साइड पे कर लेते हैं 18,230 माइनस 2500 15730। अच्छा प्रोसेस 1 कर रहा हूँ तो मैं स्पीड से ही कर रहा हूँ। प्रोसेस 1 15730 15730। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3600 हैं। मटेरियल के एतबार से पूरे हैं, कन्वर्जन के एतबार से अधूरे हैं। ये हो गया 100, ये हो गया 75, 3600 2700। एबनॉर्मल गेन है 275। मटेरियल के एतबार से पूरे हैं, कन्वर्जन के एतबार से 80% है। 275 माइनस 220 माइनस, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टोटल आ गया 19055 और इधर 19210। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल और कन्वर्जन, करंट पीरियड कॉस्ट आएंगी सिर्फ जी 480,000 8 लाख। और नॉर्मल लॉस है 945 और स्क्रैप वैल्यू है 10 रुपए, तो 9450 470,550 और 8 लाख। इसका डिनोमिनेटर है 19055, इसका है 19210 और इसकी कॉस्ट पर यूनिट बन गई 24.69 और ये बन गई 41.64। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। उसामा थोड़ी देर उधर ही रखना है ताकि वो लोग नोट कर लें। किधर गया उसामा? अच्छा उसी साइड पे रखिएगा भी ताकि नोट करने वालों। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स FIFO है इसलिए एक होगा इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक होगा स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यूनिट्स। और ओपनिंग में आ जाएगा BD जो कि है 50 और 85 135 और इस महीने इस पे हुई है कन्वर्जन 1000 इंटू 41.64 तो 41640 और स्टार्टेड कंप्लीटेड हैं 15730 इंटू 24.69 प्लस 41.64 996180 ये नहीं है 1043371। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बन गई 1220011। ये हो गई कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल और कन्वर्जन 3600 इंटू 24.69 और 2700 इंटू 41.64 है जी। टेट्रा क्या होता है? 112428 2013312। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन मटेरियल कन्वर्जन 275 24.69 और 220 41.64 67 90 9161 15951। ये है जी प्रोसेस 1 और जिसको इसमें कोई मसला है तो वो तो निकले ना बाहर। जल्दी जल्दी नोट करें, मैं प्रोसेस 2 करता हूँ।
तेज से लिखिए, करें नोट। प्रोसेस में दोनों भी आ जाते हैं, एक ही सवाल दोनों के। कितना अर्सा लगेगा? क्या हो गया? बाकी कल करेंगे, अगली टाइम में कर लेना, कोई जल्दी नहीं, कोई मसला नहीं, नो हरी एट ऑल। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं जो पिछले सेशन में बड़े सुकून से चल रहे थे, वो दोबारा आ गए। हाँ जी, बहुत स्लो हैं यार, बहुत स्लो हैं। होंगी बहुत होंगी अभी, बस चलिए अब लिख लिया ना, समझ भी आ गया, पूछ लूं? चलिए लिख लिया, सबने सब लिख लिया। जो प्रोसेस 1 का इनपुट है 20,000, तो ये मई के महीने में 20,000 सारे के सारे इकट्ठे सुबह इकट्ठे पहुंचे, पूरा महीना रहे प्रोसेस में, फिर महीने बाद बाहर चले गए। तो फिर ये 20,000 क्या है? ये टोटल है। असल में 100 200 करते हुए ही आ रहे थे। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है, ये प्रोसेस 1 से आउट होकर कहां जाएगा? प्रोसेस 2 में। तो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट है। तो प्रोसेस 1 से जो भी आउट होते जाएंगे उनको एक वेटिंग रूम में बिठाएंगे और फिर सबको इकट्ठा करके कहेंगे जी जो जिंदगी का अगला सफर हम अगले महीने शुरू करेंगे। तो वो जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है मई का, उसको जून में जाके प्रोसेस 2 में डालेंगे? नहीं, प्रोसेस 1 से निकला, आगे प्रोसेस 2 में चला गया। तो प्रोसेस 1 से जितने इस महीने आउट हुए वही सब प्रोसेस 2 में इन भी हुए। अगले महीने नहीं जाएंगे, उसी महीने यहां से आउट सीधा वहां पर इन चले गए। तो प्रोसेस 2 का, अब प्रोसेस 2 करने लगा, अभी मैं करने लगा हूं, अभी आज टुडे। मोरखा आज क्या तारीख? पक्की बात? नहीं, आगे भी मैं ही क्या करूंगा। प्रोसेस 2 कर रहा हूं है, दोबारा लिखूंगा। अच्छा, मेरे दोबारा लिखने से आपको क्या तस्कीन मिल जाएगी? क्या खुशी महसूस हो जाएगी मैं दोबारा लिखूंगा? लो यार, ये लो। प्रोसेस 2
देखिए सारा प्रोसेस 2 मैंने दोबारा लिखा, ठीक है, सारा प्रोसेस 2 दोबारा लिखा मैंने। क्वांटिटी स्केड्यूल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया कितने 1700, और जो इनपुट था वो है जो पिछले का आउटपुट था, तो उसको यहां इनपुट कहना है, इनपुट कह लें, ट्रांसफर इन लिख लें तो भी अच्छा है। कितना 18230। क्या जी, डबल प्रोसेस का बिल्कुल पेपर में सवाल हो सकता है, मतलब ये सवाल पेपर के हिसाब से मुश्किल से 15 नंबर का है। हाँ हाँ, क्या जी कोई एक हो, 5 एफ में से एक ही होगा। अच्छा, नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है? 10%। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? कितनी 60। तो जिन लोगों से यही क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर एक्सपेक्टेड यूनिट्स मैनेज हो जाए वो कर लें, जिनसे ना होते हो वो जो मैं डब्बा एडजस्ट करूंगा, ना होते हो तो आप अलग वर्किंग बनाएं। अब इसमें इंस्पेक्शन स्टेज है 60, तो ट्रांसफर इन तो लिखना ही लिखना है, ट्रांसफर इन तो है ही है 18230। ओपनिंग वाले अब इंस्पेक्ट हुए या पिछले महीने हो गए थे? पिछले महीने हो गए थे। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हुए हैं? अभी नहीं हुए, तो वो हो जाएंगे माइनस कितने 1300, 16930, और नॉर्मल लॉस है 10%, तो 1693। हाँ तो अलग ही किया मैंने। हाँ, आप लोगों ने पीआरसी का एग्जाम दिया था है? कैप का दोबारा क्यों हो रहा है फिर है? क्योंकि अब ये अगला लेवल है, तो जिनकी इंस्पेक्शन प्रोसेस 1 में हो गई थी, अब वही जब कामयाब होकर प्रोसेस 2 में पहुंचेंगे, तो प्रोसेस 2 अलग सिलेबस है, अलग मशीन है, तो वहां अलग दोबारा टेस्टिंग होगी। इंस्पेक्शन हुई थी वो प्रोसेस 1 के हिसाब से हुई थी। जैसे आप लोगों ने अगर पीआरसी के एग्जाम दिए हैं तो अब कैफ में एग्जाम एग्जाम हो गए, क्योंकि पहले आपकी टेस्टिंग हो गई है। वो पीआरसी की टेस्टिंग थी ना, वो पास करके अब कैफ में आ गए, अब कैफ के फिर दोबारा एग्जाम हो रहे हैं, फिर कैफ पास कर लेंगे तो सी फैम में जाएंगे तो फिर दोबारा एग्जाम होंगे। तो प्रोसेस 1 की टेस्टिंग जो थी, प्रोसेस 1 की इंस्पेक्शन, वो प्रोसेस 1 के लिए थी, ये प्रोसेस 2 के लिए है। ठीक है, जाग रहे हैं? अभी तो शाम मगरिब तक एफआर 1 भी पढ़नी है। 16930 है ना? क्या ये सर, क्या 16930 इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं, क्योंकि इनको तो शामिल करना ही करना है, ये तो इनपुट है। ओपनिंग पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे इसलिए ऐड नहीं किया, क्लोजिंग अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए इसलिए लेस कर दिया, तो नॉर्मल लॉस आ गया 1693। अब अगर आप ये वर्किंग नहीं बनाना चाहते, आप इसको क्वांटिटी स्केड्यूल में डब्बा मैनेज कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं। जो ये समझ पाए वो ऐसे कर लें बेशक। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये डब्बा इधर फिट हो गया आके, दोबारा ये डब्बा इधर फिट हो गया आके। इंस्पेक्टेड यूनिट्स है ना, कि हमने इनको ओपनिंग शामिल नहीं करना, क्योंकि वो पहले इंस्पेक्ट हो गए थे, तो उसको मैंने डब्बे से बाहर कर दिया। क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुए, ये लेस होना है, तो मैंने ये डब्बा बना दिया। अब ये जो डब्बे का टोटल आएगा, ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ गए। तो जिनसे क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर ही इंस्पेक्टेड यूनिट्स बन जाते हैं वो बना लें डब्बा, जिनसे नहीं बन रहे वो अलग वर्किंग ही करें। नॉर्मल लॉस इसका 10% 1693। अब नॉर्मल लॉस है या गेन है पता नहीं, आउटपुट पता है 16547, और इसको बैलेंस करिए कितना 390 नॉर्मल लॉस नहीं निकला। ये 1700 भी है। अच्छा, अगर कोई मासूम इंसान ऐसा है जो इस 16 को भी ऐड कर रहा है और 18 को भी ऐड कर रहा है, तो वो ये कॉलेज से बाहर निकल के ना राइट साइड पे जाना, वो एमएम आलम रोड है, वहां लेट जाना जाके। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 390। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या हो गया? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 1700, कितने परसेंट कंप्लीट थे? तो इस महीने हुए होंगे 30, 5, 10। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 16547 में से 1700 माइनस 14847, ये हर लिहाज से 100 है। 14847, 14847,
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1300, ये मटेरियल के एतबार से पूरे हैं, कन्वर्जन के 50 हैं तो 1300 और 650। एबनॉर्मल लॉस 390 है, मटेरियल पूरा है, कन्वर्जन 60% है तो 390 234। वन 6 5 3 7 फिर सोच लें, ये ठीक है। तो अजीब शक्लें बना रहे, मुझे लग रहा गलत लिख दिया मैंने। 1 6 5 3 7 1 6 2 4 1 है, नहीं भूला नहीं हूँ, जान के किया। अच्छा, जाके जाके जिस काम के लिए इतना बड़ा सवाल बनाया अब वो काम आने लगा। कॉस्ट पर यूनिट में प्रोसेस 1 जब था ना, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल इन हो रहा था और कन्वर्जन थी, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैंने बोली थी। अब प्रोसेस 2 में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं होगी पिछले यूनिट से आने वाले, पिछले डिपार्टमेंट से आने वाले यूनिट की कॉस्ट। तो अब जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होंगे, तो पहले प्रोसेस 1 था जब, तो हम मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट लिखते थे। अब मटेरियल नहीं है, पिछले प्रोसेस से जो यूनिट्स आ रहे हैं अब उनकी कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है? वो जो पिछले प्रोसेस में उन पर लग चुकी थी और वहां से कामयाब होकर यहां पहुंचे थे, तो उसके लिए शॉर्ट वर्ड काफी है, इसको हम कह लेते हैं P1 कॉस्ट। यानी जो यूनिट्स इस प्रोसेस में आए वो P1 से टोटल कितनी कॉस्ट लेके इधर इन हुए। पहले प्रोसेस 1 में जहां मटेरियल का कॉलम बना रहे थे ना, अब प्रोसेस 2 के सवाल में मटेरियल की जगह P1 कॉस्ट आ रहा होगा। तो फिर इसके डिनोमिनेटर जो कि हमने ईपी से निकाला है, इधर भी फिर मैं मटेरियल कॉलम की जगह P1 कॉलम बनाऊंगा। अच्छा, आपने लिख लिया था और लिख के काट लिया, तो हाँ यही करवाना था मैंने, ताकि आपको ये याद रहे कि मटेरियल की जगह P1 आना है। तो करंट पीरियड में प्रोसेस 2 में जो यूनिट्स आए, करंट पीरियड में प्रोसेस 2 में जो यूनिट आए, प्रोसेस 2 में जो प्रोसेस 1 से यूनिट्स आए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। अगर सवाल ये सिर्फ प्रोसेस 2 का होता तो वो फिगर आपको दी होती जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई थी प्रोसेस 1 के लिए, लेकिन अब प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दोनों हमने खुद ही करने हैं। तो जो यूनिट प्रोसेस 1 से आए हैं ये, इनकी वहां कितनी कॉस्ट इनकर हुई थी जो अब यहां पहुंचे हैं, ये जो हमने प्रोसेस 1 में खुद ही निकाली है। तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है, ये यही तो है कि जो 18230 यूनिट्स प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आए उनकी टोटल कॉस्ट क्या हो चुकी थी, वो यही है। तो ये फिगर अगर सिर्फ प्रोसेस 2 का सवाल हुआ तो गिवन होगी, और अगर प्रोसेस 1 भी करना हुआ तो जो हमने प्रोसेस 1 से निकाली हुई होगी, ये फिगर यहां करंट पीरियड कॉस्ट में आएगी। 2200। ये असल में आपको वैल्यू दिखाने के लिए इतना बड़ा सवाल बनाया कि कॉस्ट पर यूनिट में ये जो हमने करंट पीरियड कॉस्ट में ये वाली फिगर लिखी है, ये वो है जो P1 की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, ये 920। नॉर्मल लॉस 1693 इनटू 15 रुपए 25395 1194 616 920। इसका डिनोमिनेटर है 16537 16241 .2 56.65। अब इस पर यूनिट कॉस्ट को और यहां लिखे यूनिट्स को स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में यूज करेंगे जैसे करते हैं। बस फर्क यह है कि यहां पर अब नाम मटेरियल की जगह P1 हो जाता है। वैल्यूज ऑब्वियसली मैंने P1 वाली लिखी हुई है, लेकिन अब ये P2 के लिए जब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनेगी तो बस मटेरियल की जगह नाम चेंज होंगे। हो गया। ये सवाल आपने करना है पूरा दोबारा, FIFO से दोबारा करिए और फिर FCO से करिएगा। जाएं भाई, वो नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर खड़े हैं, आप निकलते ही नहीं है। ठीक है, जाएं, अल्लाह हाफिज़।